समधन जी, वैसे तो दामाद जी के जन्मदिन में हम हर साल आते हैं। इस साल भी मैं आती, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैं अपने छोटे बहू बेटे को भेजूंगी। ठीक है समधन जी, रखती हूँ मैं। राधे राधे। अरे राधिका बेटा, आ गई तुम। और कैसे हैं बेटा तुम्हारे मम्मी पापा? जी मम्मी जी, सब ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, कल तुम्हारे जिया जी का जन्मदिन है। तुम्हारी जिया जी की मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी कि सबको आना है। देखो मैं तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे घुटनों में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। और तुम तो जानती ही हो, तुम्हारी भाभी तो जाना पसंद करती नहीं है। तो मैं चाहती थी कि इस बार तुम दोनों चले जाओ। हाँ माँ, हम चले जाएंगे। क्या हुआ राधिका बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मैं आराम करना चाहती थी कुछ दिनों तक। आराम मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है बेटा? हाँ मम्मी जी, वो 1-2 दिनों तक मायके में मुझे फीवर आ गया था, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं दीदी के यहाँ नहीं जा पाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। निखिल, तुम चले जाना बेटा अपने जिया जी के जन्मदिन में। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। हे भगवान, लगता है छोटी बहू भी बड़ी बहू की बातों में आ गई है। ऐसे तो वह नैना के घर जाने के लिए उछल जाती थी, लेकिन आज उसने बहाना बनाया है, क्योंकि जब वो आई थी तो उसके चेहरे में मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही मैंने नैना के घर जाने की बात की, वह उदास हो गई है। हे ईश्वर, जिस बात का मुझे डर था वही बात हो रहा है। लगता है अब मेरी बेटी का मायका हमेशा के लिए मेरे बाद टूट जाएगा। दादी दादी, फूफा जी का जन्मदिन है, फिर तो हम जरूर जाएंगे। हाँ दादी, हम भी चलेंगे। खूब मजा आएगा फूफा जी के जन्मदिन में। कोई कहीं नहीं जा रहा है। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? तुम लोगों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और तुम लोगों को बस बाहर घूमने फिरने की पड़ी रहती है। नहीं मम्मा, हमें फूफा जी के जन्मदिन में जाना है। फूफा जी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें खूब सारी चॉकलेट्स दिलाएंगे, गिफ्ट दिलाएंगे। मैं तो जरूर जाऊंगी मम्मा। क्या कहा तुमने? तुम अपनी मम्मी की बात नहीं मानोगी, बहुत ढीठ होते जा रही हो। मम्मा खान छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। चुपचाप कमरे में चलो और पढ़ाई करने बैठो, समझे ना? और सुन लो, कल अगर पापा जाएंगे भी तो कोई पापा का पीछा नहीं करेगा। उन्हें जाना है तो जाने दो, लेकिन तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। मम्मा मैं तो जाऊंगा। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ, रुक जा जरा। भाग कहाँ रहे हो? रुको जरा। मम्मी जी, आपको भी ये सारी बातें बच्चों के सामने बताने की क्या जरूरत है? आप तो जानते ही हैं ना, फिर बच्चे जिद करने लगते हैं और बच्चों की पढ़ाई का कितना लॉस होता है। बहू, तुमने कब अपने बच्चों को मेरी बेटी के घर भिजवाया है जो उनकी पढ़ाई का लॉस हो गया है? तुम तो कभी उनके घर में जाने ही नहीं देती हैं। तो आप क्या चाहती हैं? पिछली बार का याद है आपको, जब जबरदस्ती करके ये परी को लेकर के गए थे अपने बुआ के घर, तो आई तो बुखार से तप रही थी मेरी बच्ची। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था उसकी हालत देख कर। आप लोगों को क्या समझ में आता है? मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर ही सोचूंगी। मम्मी जी, मैं आपको साफ बता देती हूँ, चाहे बर्थडे हो या किसी का बारसा हो, मैं नैना के घर तो बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों की बहुत परवाह करती हूँ। इतना अत्याचार मत करो मेरी बच्ची पर। बेचारी पर क्या बीत रही होगी। एक तो भगवान ने उसकी गोद सुनी रखी है और मायके में भाभियों के द्वारा ऐसा व्यवहार हो रहा है बेचारी के साथ। कैसे भेज दूं मैं अपने बच्चों को उस अपसगुनी के घर? अरे अभागी बांझ, उसका साया भी मेरे बच्चों पर पड़ेगा तो मेरे बच्चों को कुछ भी हो सकता है। मैं तो हमेशा अपने बच्चों से उसको दूर ही रखती हूँ। जाकर देखो तो राधिका की क्या तैयारी चल रही है। इसे मैंने जो समझाया है, इसकी अकल में कोई बात आई या नहीं? क्या हुआ बताओ ना राधिका, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। और वैसे भी जिया जी का बर्थडे तो कल है, हम कल जाएंगे ना? कल तक तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं जी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप देख लीजिए ना। अरे यार, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भैया ने भी कहा है मुझसे कि मैं ही चला जाऊं, क्योंकि भैया को उस दिन कुछ ज्यादा काम है। ठीक है ना, आप चले जाइए। ठीक है, जाना तो पड़ेगा, एक लौते जिया जी जो है हमारे। लगता है इसे मेरी बात समझ में आ गई, तभी ये जाने से इनकार कर रही है। चलकर पूछती तो हूँ, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। राधिका। हाँ भाभी, हो गई जन्मदिन में जाने की तैयारी? कल एक लौते नंदोई जी का जन्मदिन है, तुम तो जा ही रही होगी ना? नहीं भाभी, नहीं जा रही हूँ मैं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बात है? बताओ ना सच। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आ ही गई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो राधिका, तुम्हारी तबीयत तो अच्छी भली दिख रही है, तुम बहाना कर रही हो, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी है कि नैना अपसगुनी बांझ है और उसके साये की वजह से तुम भी अभी तक मातृत्व के सुख के लिए तरस रही हो। हाँ भाभी, मैं कितना झूठ बोलूं आपसे, सच में मुझे बहुत डर लगने लगा है। और अब मैं कुछ दिनों तक नैना दीदी से दूर रह के देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ। मुझे भी मातृत्व का सुख चाहिए, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ। मुझे बहुत टेंशन होने लगी है। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी बात पहले मान लेती ना तो अब तक तुम गर्भवती भी हो जाती। लेकिन तुम्हें तो अच्छी बनने का भूत सवार था, जो नैना दीदी करके उसके आगे पीछे घूम रही थी। अब देख लो, मिल गया ना परिणाम। अरे मुझे इतने सालों का अनुभव है। अरे तुम्हारे सामने याद है ना, पिछली बार उनके घर पूजा में
पूजा में मेरी बेटी पड़ी गई थी तो आते ही रात को बुखार से तपने लगी वो। अब तुम देखना, अगर तुम नैना से 4 महीने भी दूर रहोगी ना तो तुम जल्दी माँ बन जाओगी। हाँ भाभी, मैं माँ बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। चल ठीक है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई कि मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, इसीलिए इतने दिनों से मैं तुम्हें समझा रही थी। अब राधिका पूरी तरह से अपनी जेठानी की बात में आ जाती है और उसे भी लगने लगता है कि उसकी ननद नैना अशुभ है और वह नैना से दूरी बनाने लगती है। लेकिन उसने यह बात अपने पति निखिल से नहीं की थी, क्योंकि निखिल को आज तक यह बात मालूम नहीं थी कि उसकी भाभी उसकी बहन को अपशगुन मानती है। क्योंकि निखिल अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वह ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए राधिका ने उससे यह बात छुपा कर रखी। माँ माँ, क्या हुआ बेटा? माँ दीदी को फोन तो करो, कितने दिन हो गए, दीदी यहाँ आई नहीं है। मैं जब उस दिन जिया जी के जन्मदिन में गया था तब भी मैंने दीदी से कहा था कि कुछ दिनों के लिए घर आओ, लेकिन देखो ना 2 महीने बीत गए, दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही दीदी अभी तक घर आई है। अरे बेटा वो माँ कोई बात तो नहीं हो गई है जो दीदी यहाँ आना जाना कितना कम कर चुकी है। नहीं जी, कैसी बात कर रहे हो? भला क्या बात होगी? नहीं राधिका, ऐसे तो दीदी हर 4-5 महीने में 1-2 बार आ जाती थी, लेकिन अभी काफी समय हो गया दीदी आई नहीं है। हो सकता है दीदी के ससुराल में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए दीदी अभी नहीं आ रही है। नहीं, दीदी के ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दीदी के सास ससुर और जिया जी सब लोग कितने अच्छे हैं, दीदी को कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आज ना दीदी को सरप्राइज देता हूँ और ऑफिस का हाफ डे करने के बाद मैं दीदी के ससुराल जाता हूँ और शाम को उन्हें यहाँ लेते हुए आता हूँ। अरे लेकिन कुछ नहीं, फाइनल मैं दीदी को लेते आऊंगा। हे भगवान, ये लड़के को मैं कैसे बताऊं? क्या कैसे बताऊं? मम्मी जी, आप रोक सकती थी देवर जी को कोई भी बहाना करके, लेकिन आपने जानबूझकर नहीं रोका। मम्मी जी, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी छोटी बहू माँ बने, उसके भी गोद में नन्हा मुन्ना खेले? अरे आप अपनी बेटी के लिए अपनी बहू की खुशियों को अनदेखा कर रही हो? नहीं बहू, कैसी बात कर रही हो? क्यों मैं अपनी बेटी के लिए अपनी बहू को अनदेखा करूंगी? लेकिन मैं निखिल को यह सब बात तो नहीं बता सकती ना कि तुम लोग मेरी बेटी को अपशगुनी बात समझते हो, इसलिए वो आना जाना छोड़ चुकी है, क्योंकि तुम जानते हो कि निखिल नैना से कितना प्यार करता है। अगर वो ऐसी उल्टी सीधी बात सुन लेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और क्या पता वो तुम लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। अरे ये सब तो बहाना है, आप चाहती ना मम्मी जी तो किसी भी तरह आप देवर जी को समझा सकती थी। देखा राधिका, मम्मी जी करती हो तुम, लेकिन तुम्हारी खुशियों की यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है, सब अपनी खुशियाँ और अपनों को देखता है। अरे वो बेटी है और तुम बहू हो, मम्मी जी तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगी? मम्मी जी को तो लगता होगा कि तुम्हारे और मेरी वजह से उनकी बेटी का मायका छूट गया है। वह तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होगी कि उनका बेटा उनकी बेटी को लेने चला गया। नहीं बहू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं तो चाहती हूँ बस किसी भी तरह घर में सुख शांति बने रहे। देख ले राधिका, ये सब बहाना है, इसलिए तुझसे कहती हूँ मैं कि तू अपनी भलाई सोच, अपने बारे में सोच, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। बहू चाहे कितना भी सेवा कर ले सास ससुर की, लेकिन वो बहू ही कहलाएगी, और बेटी 2 दिन के लिए भी अपने माँ बाप के पास आकर रहेगी, उनकी कोई सेवा नहीं करेगी, फिर भी वो पहली प्राथमिकता अपनी बेटी को ही देंगे, सबसे पहले अपनी बेटी की खुशियों के बारे में ही सोचेंगे। चल अंदर चल राधिका, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, और कोई सोचे ना सोचे मैं तेरी भलाई सोचूंगी। चल अंदर। अरे 3-4 महीने तो बीत गए थे, 1-2 महीने और बीत जाते तो तुम गर्भवती हो जाती, लेकिन अब दीदी आ रही है तो तुम्हारे गर्भवती होने का चांस गया। इस तरह राधिका की जेठानी राधिका को नैना के खिलाफ खूब भड़काती है, और अब राधिका भी पूरी तरह से अपनी जेठानी की बातों में आ चुकी थी। उधर निखिल अपनी बहन को लेने बहन के ससुराल चला जाता है। नैना निखिल को बहुत नानुकुर करती है, बहुत मना करती है, लेकिन निखिल नहीं मानता है, जबकि नैना के सास ससुर भी चाहते थे कि वह कुछ दिनों के लिए मायके चले जाए। इस तरह जब नैना के ससुराल वालों ने और निखिल ने नैना की बात नहीं मानी तो निखिल नैना को लेकर शाम को अपने घर आ जाता है। नैना आ गई बेटा, तुम कैसी हो नैना? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। अरे राधिका देखो मैं नैना दीदी को ले आया। अरे क्या हुआ माँ, राधिका घर में नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही है किसी की, और बच्चे कहाँ हैं? बुआ आई है, बुआ कितने दिनों बाद आई है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपकी कितनी याद आ रही थी मुझे, आपने फोन भी नहीं किया। हाँ बेटा, मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। और रोहन कहाँ है बेटा? बुआ मैं यहाँ हूँ। अरे ये क्या दीदी, बच्चे आपसे प्यार कर रहे हैं और आप रो रही हैं? कुछ नहीं निखिल, ये तो खुशी के आंसू है, इन बच्चों की मुझे बहुत याद आती है। ठीक है दीदी, आप बच्चों के साथ बैठकर खूब लाड़ प्यार कीजिए, मैं देख कर आता हूँ कि राधिका कहाँ गई। ठीक है भाई। नैना ना चाहते हुए भी अपने मायके आ जाती है। इधर निखिल सारी बातों से अनजान राधिका को ढूंढते हुए सीधे अपने कमरे में जाता है। राधिका मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, नैना दीदी आई है और तुम यहाँ बैठी हुई हो। अरे वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बस मैं कमरे में आराम कर रही थी। अरे तुम्हारी तबीयत को क्या हो जाता है, आजकल तुम ज्यादा ही बीमार पड़ने लगी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अभी चलकर दीदी से मिल लो, कितने दिनों बाद तो दीदी आई है।
अरे दीदी आइए, तो अभी कहाँ जाएंगी दीदी? मैं दीदी से बाद में मिल लूंगी ना, प्लीज मुझे मुझे आराम करने दीजिए। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें दीदी के आने की खुशी नहीं है? एक तो भाभी वैसे ही अपने कमरे से कम निकलती है, और अब तुम भी वही नखरे कर रही हो। चलो चलकर दीदी से मिलो। क्या मतलब जी मैं नखरे कर रही हूँ? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी तबीयत से ज्यादा दीदी से मिलना जरूरी है क्या? मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बाद में मिल लूंगी उनसे। ठीक है, नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें जब मिलना हो तब मिल लेना। मैं देख रहा हूँ अभी तुम्हारा व्यवहार। तुम भी ना धीरे धीरे भाभी की जैसे व्यवहार करने लगी हो, छोटी छोटी बात में चिढ़ने लगी हो। अब इन्हें कैसे समझाऊं मैं कि अभी तक हम माता पिता नहीं बने, तो इसका कारण इनकी बहन है। मैं डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझा जरूर दूंगी मैं। माँ, मैंने निखिल को बहुत मना किया, समझाया उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मजबूरी में मुझे आना पड़ा माँ। हाँ बेटा, जानती हूँ तू कितनी मजबूर है, और मैं भी कितनी मजबूर हूँ कि अपने दोनों बेटों को यह बात नहीं बता पा रही हूँ कि उनकी पत्नियाँ तुझे अपशगुनी समझती है, बांझ समझती है, और अब वो दोनों तुझसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रही है। नहीं माँ, भैया को कभी मत बताना, क्योंकि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह यह बात बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो। मेरा क्या है माँ, मैं तो 2-4 दिनों के लिए आऊंगी और वापस अपने ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भैया भाभी के बीच में कोई दूरी आ जाए मेरी वजह से। हाँ बेटा, रो मत, तू रो मत बिल्कुल। दीदी दीदी, ये क्या बात हुई दीदी? माँ और आप रो क्यों रहे थे? अरे भाई, माँ को तो पता ही है ना, इतने दिनों बाद आई हूँ, इसलिए ज्यादा इमोशनल हो रही थी, इसलिए बस रोना धोना लगा रखा था माँ ने। मैंने खैर उन्हें समझा दिया है, अब नहीं रोएंगी माँ। अच्छा दीदी, वो राधिका के सिर में दर्द हो रहा था तो वो कमरे में आराम कर रही है। आप राधिका से कमरे में ही जाकर मिल लीजिएगा। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं भाभियों से मिल लूंगी। ठीक है दीदी, मुझे एक जरूरी काम था, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, फिर हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है निखिल। देखना बेटा, तुझे यहाँ इतने देर हो गई, लेकिन दोनों में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं आई। किसी ने एक बार भी तेरा हालचाल नहीं पूछा। बताओ क्या बीतती होगी मेरे दिल पर। ठीक है ना माँ, अगर मेरी किस्मत में यही सब लिखा है तो यही सब हो जाए। ईश्वर ने यदि मुझे दुख दिया है तो सहन करने की शक्ति भी दी है। देखना, तेरी बड़ी भाभी ने बच्चों को पढ़ाने के बहाने अपने कमरे में बुला लिया है। बच्चों का मन तो पढ़ाई लिखाई में लग नहीं रहा होगा, फिर भी उसने जबरदस्ती उन लोगों को कमरे में बंद कर लिया होगा। ठीक है ना माँ, ठीक है, अब वो उनके बच्चे हैं, उनकी मर्जी। इस नैना को तो ना जरा भी शर्म नहीं है। जब पता है कि इसकी भाभियां इसे अपशगुनी मानती हैं, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या थी इसको। चलो चलकर खाना तो बना ही देती हूँ, और खाना डाइनिंग टेबल में सजा दूंगी, ये माँ बेटी खुद ही निकाल कर खा लेंगी। राधिका, नैना घर में तो आ गई है, लेकिन देखो तुम बिल्कुल ध्यान से इससे दूरी बनाकर रखना। इसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इतने महीनों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैंने तो अभी तक उनका शक्ल भी नहीं देखा है। वही बता रही हूँ, अगर माँ बनना चाहती है तो अपने आप को उससे दूर रखना। मैंने तो बच्चों को भी ढेर सारा वर्क दे दिया है, ताकि वह भी कमरे से बाहर ना आ पाए। भाभी, राधिका तू मेरे पीछे आ जा। क्या हुआ नैना, अभी खाना बना नहीं है? अरे भाभी, मैं तो बस आप लोगों से मिलने चली आई। कैसी हैं आप लोग? और राधिका भाभी, आपकी तबीयत खराब है, भैया बता रहे थे। हाँ दीदी, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। देख लो, अगर ज्यादा समस्या हो तो डॉक्टर को दिखा देना। हाँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, राधिका की चिंता के लिए उसकी बड़ी बहन है ना यहाँ। भाभी, इतना कठोर क्यों बनती हैं आप? मैं भी आप लोगों की तरह एक औरत ही हूँ। अगर भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप लोग इस तरह से मुझसे दूर भागते हैं जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी लगी हो। कैसी बात करती है नैना, मैं कब तुझसे दूर भाग रही हूँ? भाभी, आप तो बच्चों को भी मुझसे दूर रखती हैं। देख नैना, तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, जब तक मेरे बच्चे बालिग नहीं हो जाते ना, तब तक मैं सच में तुम्हारी परछाई से अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक बच्चा बालबोध रहता है तब तक किसी बांझ का साया उस पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बच्चों के जीवन में बहुत सारी दुख और कठिनाई आने लगती हैं। और रही बात राधिका की, तो यह बात भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने की इच्छुक हो उसे किसी बांझ औरत की साया से दूर रहना चाहिए। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन यही सच्चाई है और तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है भाभी, आज आपने खुलकर अपने दिल की सारी बात कह दी। ठीक है, मैं आप लोगों से दूर रहने की ही कोशिश करूंगी, बच्चों से भी दूर रहने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि यह सारी बातें कभी भूल कर भी मेरे भाइयों को मत बताना आप लोग। देख राधिका, भले ही मैं नैना के सामने बुरी बन गई, लेकिन यह सब मैंने तेरे लिए किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू जल्दी से माँ बन जाए। थैंक यू भाभी, जो आप मेरे लिए कितना सोचते हैं। चलो अब जल्दी खाना बना लेते हैं और खाना डाइनिंग में लगा देते हैं, फिर तुम भी आराम करने चली जाना और मैं भी आराम करूंगी। ठीक है भाभी। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सबके लिए खाना बनाते हैं और खाना डाइनिंग में लगाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर राधिका जब सुबह सोकर उठती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, उसके सिर में दर्द होने लगता है, वह उल्टियां करने लगती है। और जब यह बात राधिका की जेठानी को पता चलती है तो वह अपनी नर्स को खूब खरी खोटी सुनाती है कि उसकी परछाई लगने की वजह से राधिका की तबीयत खराब हो गई।
अब ठीक हो तुम? राधिका ठीक हो? अब उल्टियाँ आना बंद हुई? हाँ, लेकिन बहुत चक्कर आ रहा है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। देवर जी, राधिका सुबह से कितना परेशान हो रही है, कितनी उल्टियाँ कर रही है, कितना चक्कर आ रहा है उसे। वह बिल्कुल कमजोर हो गई है। आप किसका ऐसा देख रहे हैं? ले जाइए उसे डॉक्टर के पास। हाँ भाभी, आप ठीक ही कह रहे हैं। वह सुबह के 4 बजे से परेशान हो रही है। मैं अभी उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ठीक है, ले जाइए उसे। मैं तो पहले ही मना करती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना राधिका की भी तबीयत खराब। ना जाने बेचारी के साथ अब क्या होगा। अरे मैंने मम्मी जी को और नैना को कितना समझाया यही सारी बातें, लेकिन उन लोगों को मेरी बातें तो बस यूं ही लगती है। माँ, राधिका भाभी ठीक तो होगी ना? निखिल कब से भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गया है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। कैसे ठीक होगा नैना? कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ना राधिका से दूर रहो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात बस यूं ही लगती है। अरे मैं बहुत सोच समझ कर बात करती हूँ। बहू, भगवान के लिए ऐसा तो मत बोलो। अरे तुम भी एक औरत हो, भले एक औरत दूसरी औरत के लिए इतना अपशगुन कैसे हो सकती है? ना जाने तुम कौन सी दुनिया में जीती हो। वाह मम्मी जी, परिणाम आपके सामने है, उसके बाद भी आप अपनी बेटी का ही पक्ष ले रही हैं। अरे क्या हो गया? किस बात की बहस छिड़ी है यहाँ? अरे कुछ भी तो नहीं। वो राधिका की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो निखिल उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है। तो इधर नैना और मम्मी जी परेशान हो रही थी, तो मैंने समझा रही थी कितना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ माँ, हाँ नैना, सब कुछ ठीक होगा। इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? हाँ भैया, भगवान करे सब कुछ ठीक ही हो। करीब 4 घंटे के बाद निखिल राधिका को लेकर घर आता है और आकर सबको खुशखबरी सुनाता है। क्या हुआ निखिल? राधिका ठीक तो है ना? अरे दीदी बधाई हो, आप बुआ बनने वाली हैं। क्या 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 सच में बेटा? हाँ मम्मी, डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया, उसके बाद रिपोर्ट देखकर बताया कि राधिका माँ बनने वाली है। सच में निखिल, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं दीदी। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। मैं बता नहीं सकती निखिल कि आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। आज मेरी खुशियों को तो मानो ठिकाना ही नहीं है। देखो ना, मैं इतनी खुश हो गई कि आज मैं रो पड़ी। बधाई हो राधिका। थैंक यू दीदी। ठीक है, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। देखा ना राधिका, तुमने मेरी नैना इतनी भी अशुभ नहीं है। अगर वो अशुभ होती तो आज तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी कहाँ से मिलती बताओ? हाँ मम्मी जी, वो तो मैंने राधिका को नैना से दूर रखा, इसीलिए आज उसे इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाई। अगर मैं ध्यान नहीं देती तो आज ये माँ नहीं बन पाती। क्या ये क्या बोल रहे हो भाभी? और नहीं तो क्या, मैं तुझे नैना से दूर रखती थी ना। 6 महीने मैंने तुझे इनसे दूर रखा, इसीलिए तो आज तू माँ बन पाई है। राधिका, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो आज तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी न मिलती। अब तो तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सही देखभाल करनी चाहिए और हर किसी की साय से तो दूर रहने की कोशिश करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये खुशखबरी मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 9 महीने पूरे करके किसी स्वस्थ बच्चे को जन्म देना ये बड़ी बात होती है। इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। राधिका को जब पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था और उसके मन से यह बात हट चुकी थी कि उसकी ननद अपशगुनी और बांझ है और वह खुशी आकर अपनी नैना से बात कर भी रही थी। लेकिन तभी घर की बड़ी बहू आकर एक बार फिर राधिका के मन में नैना के खिलाफ बेकार की बातें भर देती है और राधिका फिर से अपनी जेठानी की बात में आ जाती है। अब राधिका फिर से नैना से दूरियां बनाने लगती है। यह सब देख कर नैना को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी नैना किसी से कोई शिकायत नहीं करती। उसके लिए तो यह सबसे बड़ी बात थी कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है। देख राधिका, ये समय तेरे लिए बहुत खास है, तू अपनी देखभाल कर अच्छे से। और मैं तो कहती हूँ कि तू कह दे नैना से कि वो वापस अपने ससुराल लौट जाए, क्योंकि इस समय सच में उसकी परछाई तेरे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। देख, तू पूरे 2-3 साल के बाद माँ बनी है और ऐसे में तुझे अपना खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग देर से गर्भवती होते हैं ना और उनका मिसकैरेज हो जाए तो दूसरी बार गर्भवती होने में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ भाभी, चिंता ना करें आप, मैं आज ही अपने ससुराल लौट जाऊंगी। नैना दीदी ने सुन लिया, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। सच में कभी-कभी उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे भाई, समय दूसरों के बारे में सोचने का नहीं है, अपने बारे में सोचने का है। तुम अपने बारे में सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज तुम्हें उनको देखकर बुरा लग रहा है, कल तुम्हारे लिए लोग बुरा माने। इसीलिए इसकी उसकी चिंता छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है भाभी। माँ मैं आज अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। माँ, अरे बेटा मत जाना, 2-4 दिन और रुक जा। नहीं माँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि राधिका भाभी को इतनी बड़ी खुशी मिली है और मेरी वजह से उनकी खुशियों को ग्रहण लग जाए, क्योंकि मुझे भी कभी-कभी लगता है कि बड़ी भाभी ठीक ही कह रही है। मैं ही अपशगुनी हूँ, मैं बांझ हूँ, मेरा साया किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। नैना बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए अपना सारा सामान बांधकर वह वापस अपने ससुराल चली जाती है। अब नैना मन ही मन में निश्चय कर चुकी थी कि जब तक उसे उसके मायके से उसकी भाभियां नहीं बुलाएंगे तब तक वह वापस अपने मायके कभी नहीं जाएगी। इधर बेचारी शारदा जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया।
धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और अब राधिका की डिलीवरी का समय भी नजदीक आ जाता है। देखो राधिका, तुम्हें 9 महीने पूरे हो चुके हैं, अब कभी भी तुम्हारी डिलीवरी हो सकती है। हाँ दीदी, मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। लेकिन सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आप जल्दी लौट कर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। बस अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है, उसके बाद एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा मेरी गोद में आ जाएगा। मैंने इस दिन के लिए कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। अरे आपको क्या हुआ, आप क्यों मुंह लटकाए खड़े हैं? देखो ना राधिका, मेरा प्रमोशन तो हो गया, लेकिन मुझे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जाना पड़ रहा है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। वैसे भी मैडम ने तो 10 दिन के बाद की डेट दी है, तब तक तो आप वापस भी आ जाएंगे। हाँ, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन देखो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो भैया से कह देना, नहीं तो माँ से कह देना, क्योंकि भाभी भी तो आज अपने मायके जा रही है, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, मैं कह दूंगी। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। ये बताइए कि राधिका भाभी कैसी है? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना इस घर में भी चहल पहल गूंजेगी। हाँ माँ, मुझे भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन देखना बेटा, ऐसे समय में तेरी भाभी की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो तेरी बड़ी भाभी अपने मायके चली गई है, और उधर निखिल का प्रमोशन हुआ है, तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए वो बेंगलोर गया है। और सुरेश का तो तुझे पता ही है, उसका ऑफिस तो रात के 8 बजे तक चलता है, इसीलिए मैं घर से कहीं हिलती नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि कब बहू को मेरी जरूरत पड़ जाए। हाँ माँ, जब भी कोई बात हो तो आप मुझे तुरंत फोन कर देना। हाँ बेटा, कर दूंगी। चल ठीक है, रखती हूँ, तेरी भाभी के लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है माँ। मेरी बेटी कितनी खुश है बेचारी, लेकिन भगवान ने उसी के लिए अपनी आंखें बंद करके रखी है। घर में नन्ना मुन्ना आ भी जाएगा तो क्या, दोनों बहुएं तो उसे बांझ कहकर अपने बच्चे से दूर ही रखेंगी। बेचारी के लिए तो मायके में भी सुख नहीं है। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बड़ी बहू अभी तक अपने मायके से नहीं आती, और एक दिन अचानक राधिका अपने कमरे में जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है। तभी शारदा जी भागते हुए राधिका के कमरे में जाती है। ओ मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। राधिका, राधिका तुम ठीक तो हो ना बेटा? हे भगवान, यह क्या, तुम्हें तो ब्लीडिंग होने लगी। मैं क्या करूं, मैं किसको फोन लगाऊं? अब तो राधिका को ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। इधर शारदा जी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। शारदा जी ने अपने बड़े बेटे को फोन लगाया, लेकिन वह फोन नहीं उठा पाया। फिर निखिल को फोन लगाया, लेकिन निखिल भी फोन नहीं उठा पाया। इधर शारदा जी ने अपनी बड़ी बहू को भी 5-6 बार फोन लगाया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। फिर शारदा जी अपनी बेटी नैना को फोन लगाती है। नैना एक बार में ही फोन उठा लेती है, और वह भागते हुए अपने पति के साथ सीधे अपने मायके आ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मम्मी भाभी को हम नीचे ले चलते हैं, ये गाड़ी में वेट कर रहे हैं, हम राधिका को तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है बेटा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। भाभी हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। चलो उठने की कोशिश करो। इस तरह नैना अपने पति और माँ के साथ अपनी भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, और डॉक्टर उनकी हालत देखकर उन्हें तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। हे भगवान, सब ठीक तो होगा ना बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मी जी, घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक ही होगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ नहीं नैना, तुम लोग बैठो, मैं पूछ कर आता हूँ डॉक्टर से, सब ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक होगा? मैंने तुम्हें मना किया था ना नैना, तुम राधिका से दूर ही रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब देखो, राधिका और उसके बच्चे की जान पर बनाई है, लेकिन तुम्हें तो अभी भी शर्म नहीं आई होगी। कैसी बात करती हो बहू? अगर नैना नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। क्या खाक हो सकता था? अरे आप इन्हें फोन न लगाकर सीधे एम्बुलेंस को फोन लगाती, तो एम्बुलेंस आपके दरवाजे तक आती और राधिका को खुद हॉस्पिटल लेकर आती। अगर राधिका या उसके बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबसे बता दूंगी सच्चाई। चुप रहो बड़ी बहू, चुप रहो। भगवान के लिए अस्पताल में तो तमाशा मत बनाओ। अरे क्या तमाशा ना बनाओ, तमाशा तो अब आपकी छोटी बहू की जिंदगी के साथ हो रहा है। भाभी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस आप थोड़ी देर शांत रहिए। बस मैं राधिका भाभी की सलामती सुन लूं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तू चिंता मत कर नैना, मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है, मेरी बहू को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन माँ, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि भाभी के पेट में तो जुड़वा बच्चे हैं ना, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गया है। नहीं बेटा, सब ठीक ही होगा, तू चिंता मत कर। माँ सब ठीक तो है ना माँ? अरे बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ, मुझे जिया जी ने मैसेज कर दिया था, तो मैं तुरंत ही निकल गया बिना देरी के। पता नहीं बेटा क्या होगा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि घर में ही राधिका की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। अरे क्या खाक ठीक होगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि राधिका के ऊपर किसी बांझ औरत का साया नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। भाभी, सोच समझ कर बोलिए, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं ठीक ही बोल रही हूँ देवर जी, आज तक तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन यही सच्चाई है कि तुम्हारी बहन नैना बांझ है, और उसका साया ना किसी भी गर्भवती स्त्री के लिए बहुत ही अपशगुन है। लेकिन फिर भी नैना सब कुछ जानते हुए राधिका के पास चली आई, और देख लिया तुम
भाभी खबरदार, जो आपने मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा तो। अच्छा, पत्नी की जान पर बनाई है, लेकिन भाई बहन का प्रेम नहीं छूट रहा है। सच्ची कहते हैं लोग, खून खून के लिए ही दौड़ता है। उस बेचारी के साथ क्या होगा इसकी किसी को परवाह नहीं है। भाभी बस बस भाभी बस। अब मुझे समझ में आया कि क्यों आप बच्चों को दीदी से दूर रखने की कोशिश करती थी, क्यों आप दीदी से दूर दूर रहती थी, और शायद आपकी ही वजह से राधिका भी यही सब करने लगी थी। इधर देवर भाभी में बहस चली रही थी कि तभी नर्स ने आकर बताया कि राधिका ने 2 स्वस्थ जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। वह तो बहुत अच्छा हुआ जो आप लोगों ने इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल ले आया। अगर जरा सा भी देर होती ना तो ना ही हम बच्चों को बचा पाते और ना ही माँ को बचा पाते। बधाई हो, आपके घर में 2 नन्हे मुन्ने बालक आए हैं। बच्चों को टीकाकरण के लिए लेकर गया है, थोड़ी देर बाद आप लोगों को दे दिया जाएगा। राधिका बधाई हो, तुम तो 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। नहीं भाभी, 2 बच्चों की नहीं, बल्कि मैं तो एक ही बच्चे की माँ बनी हूँ। अरे राधिका, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ। भाभी स्वस्थ है, बच्चे भी स्वस्थ है। दीदी रुकिए दीदी। नहीं भाभी, मैं तो बस आप लोगों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपने साये को आप लोगों से दूर रखूंगी। नहीं दीदी प्लीज ऐसा मत कहिए और मुझे माफ कर दीजिए। और मैं 2 जुड़वा बच्चों की माँ नहीं बल्कि एक ही बच्चे की माँ बनी हूँ, क्योंकि एक बच्चे की माँ तो आप है दीदी। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ दीदी, मैं बिना किसी की इजाजत के एक माँ होने के अधिकार से मैं अपना एक बच्चा आपको गोद दे रही हूँ। अब उस बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, आप ही उस बच्चे की माँ होंगी। और मैं आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि उस बच्चे को कभी मत बताइएगा कि उसकी असली माँ मैं हूँ। राधिका, मुझे तुम पर गर्व है। और भाभी मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि दकियानुसी बेकार की बातें छोड़कर आप खुशी खुशी नैना दीदी को गले लगाइए, क्योंकि आज नैना दीदी समय पर नहीं आती तो ना ही मैं बच पाती और ना ही मेरे बच्चे। तो बताइए ऐसी औरत अपशगुनी कैसे हो सकती है जो 3-3 जिंदगियां बचा सकती है? हाँ राधिका, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। नैना, मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। भाभी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने मुझे प्यार से गले लगा लिया, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आज तो मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज मैं माँ भी बन पाई अपनी छोटी भाभी की वजह से। मैं उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह शारदा जी की दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी ननद नैना से माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लेते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।